नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी की शिक्षक भर्तियों में हिंदी कॉम्बिनेशन उलझाऊ क्यों है। जैसे ही यूपी में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आते हैं, वैसे ही हिंदी कॉम्बिनेशन को लेकर तमाम सवाल उठने लगते हैं। और अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी विषय के साथ अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन है, खासतौर से जो संस्कृत का कॉम्बिनेशन है उसको लेकर विद्यार्थियों के मन में बड़े सवाल उठते हैं और उस कॉम्बिनेशन के आधार पर हजारों विद्यार्थी अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा एक तरीके से स्वतंत्र विचारों पर आधारित है। हमने जो भी वर्षों से विद्यार्थियों के बीच में समय लगाया है या फिर अनुभव हासिल किया है, उसी पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि जब भी केबीएस की बात की जाए, एनबीएस की बात की जाए, बीपीएससी ट्री की बात की जाए, आरपीएससी ग्रेड की बात की जाए या फिर डीएसएसबी की बात की जाए, वहां पर हिंदी विषय के कॉम्बिनेशन को लेकर कोई उलझाऊपन नहीं है। एकदम साफ साफ है कि इस विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात आती है तो हिंदी कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीके के वहां पर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि हिंदी के साथ जो संस्कृत का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही उलझाऊ है। कैसे है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उस समाज में रहते हैं जहां पर अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ने वालों को सम्मान मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में सम्मान पाने के लिए हम सभी 10वीं 12वीं तक अंग्रेजी और साइंस पढ़ने का मन बनाते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो आगे चलकर अगर हम हिंदी लेते हैं और उसके माध्यम से अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं तो फिर बाधा क्यों होनी चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर पर मंचों पर हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, हिंदी का विकास बहुत तीव्रता से हो रहा है, इन सारी चीजों को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही यूपी में शिक्षक भर्ती आती है तो ये तमाम दावे खारिज हो जाते हैं। इन पे सवाल उठने लगता है कि अगर किसी भी भाषा और साहित्य का विकास करना है तो उसके साथ सरलता जरूर रखनी चाहिए। न जाने जो भी नियम कानून बनाने वाले लोग हैं इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। जैसा कि हमने आप सभी से कहा कि हम सभी उस समाज में रहते हैं जहां पर शुरू से ही अंग्रेजी और विज्ञान का दबदबा रहता है, तो फिर हिंदी उसमें पिछड़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी का हृदय परिवर्तन भी हुआ और आगे चलकर वो हिंदी से बीए करता है, एमए करता है और शिक्षक बनना चाहता है, तो क्यों हिंदी कॉम्बिनेशन के आधार पर वो वंचित रह जाए। आज का यही मुख्य सवाल है। मैं सवाल पर और विस्तार से आऊं, आप सभी को एक घटना मैं बताना चाहता हूं। सन 2017 की बात है, जब मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था। लिखित परीक्षा हमने उत्तीर्ण कर ली थी। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू शुरू हो गया और वहां पर एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे। न जाने उनको जेएनयू से क्या प्रॉब्लम थी। 2016 में जेएनयू के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, आप लोग इससे परिचित होंगे। और वो घटना 2017 तक भी लोगों को प्रभावित करती रही और अभी भी प्रभावित करती है। तो वो एक्सपर्ट के दिमाग में बैठा हुआ था। हमने प्रेमचंद पे एक आर्टिकल लिखा था एक किताब में, तो उन्होंने प्रेमचंद का फोटो देखा और कहा कि थोड़ा अपनी किताब दिखाइए इधर। तो मैंने किताब उनके तरफ खिसका दी और उसमें एक से अधिक लोगों का आर्टिकल कलेक्ट था। इसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे आर्टिकल से सवाल न पूछते हुए एक दूसरे किसी का आर्टिकल उन्होंने देखा और उसमें एक वाक्य लिखा था कि प्रेमचंद के समय में सांप्रदायिकता अपने विकट स्थिति में थी। तो उन्होंने कहा कि इस वाक्य का आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं हिंदी विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने गया हुआ था और अचानक उन्होंने हमसे वहां पर अनुवाद करने की बात कही कि आप अनुवाद कीजिए। तो हमने अपने हिसाब से ऑन द स्पॉट जो भी हमने इंग्लिश में अनुवाद कभी करना सीखा था, तो हमने अनुवाद किया। प्रेमचंद के समय में सांप्रदायिकता अपने विकट स्थिति में थी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि खासतौर से जो 10 साल से 12 साल से हिंदी विषय में पढ़ रहा हो, तो कुछ स्पेलिंग्स या फिर जो भी वर्ड
मीनिंग होती हैं वो भूल जाते हैं। तो खैर हमने अपने हिसाब से अनुवाद किया, अनुवाद उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बीए में यही अनुवाद पढ़ाओगे? तो हमने कहा कि सर हम यहाँ पर हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में आए हुए हैं, हम ट्रांसलेशन पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। ट्रांसलेशन की स्ट्रीम अलग होती है, उसमें एमफिल पीएचडी होता है, सब कुछ होता है, उसकी पढ़ाई ही अलग होती है। तो अगर कभी जरूरत पड़े, हमने भी बीए किया, एमए किया, कभी अंग्रेजी में अनुवाद करने का कोई पेपर ही नहीं हुआ। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। चूंकि एक्सपर्ट होते हैं, मनमानी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अनुवाद गलत है। तो यहाँ इस घटना को मैं इसलिए आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया कि आप गए थे हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, लेकिन आपका मूल्यांकन किया गया कि आप अनुवाद नहीं कर पाए। हमने ऐसा नहीं है कि अनुवाद नहीं किया, अनुवाद किया, लेकिन उनके मन मुताबिक नहीं रहा। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है कि आप बनने जा रहे हैं हिंदी के शिक्षक, लेकिन आप वंचित हो जा रहे हैं एक मामूली सा सब्जेक्ट संस्कृत की वजह से। अक्सर हम हिंदी का संबंध संस्कृत से जोड़ते हैं, लेकिन हम आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि हिंदी के लिए संस्कृत जरूरी है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। कब तक हिंदी के वैशाखी पर संस्कृत का विकास होता रहेगा, ये भी सोचने वाली बात है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि तमाम मैंने एग्जाम की बात की, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी ट्री, आरपीएससी ग्रेड, डीएसएसबी, इन सब की बात की। यहाँ पर भी टीजीटी और पीजीटी हिंदी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यूपी में हिंदी शिक्षक भर्तियों के कॉम्बिनेशन को लेकर अब जो भी इस तरीके से नियम बनाए गए वो बहुत ही सराहनीय नहीं कहे जा सकते। क्योंकि हमने भी बीए में हिंदी संस्कृत पढ़ा हुआ, हमारे पापा शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इस चीज को अलर्ट कर दिया था। लेकिन जिनके घर नहीं लोग हैं, नहीं बताने वाले हैं, तो क्या वो हिंदी शिक्षक नहीं बन सकते हैं? अगर आप किसी भाषा का विकास करना चाहते हैं, साहित्य का विकास करना चाहते हैं, तो उसको आपको सरल बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो जितनी परीक्षाएं उतने तरीके के कॉम्बिनेशन है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी अशासकीय में जाना चाहते हैं, तो हिंदी संस्कृत आपका बीए में होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। पहले तो अगर आप पीजीटी बनना चाहते थे तो इसमें बीएड जरूरी नहीं था, लेकिन नियम कानून समय समय पर बदलते रहे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं बदला है। न जाने इस कॉम्बिनेशन को ट्रेडिशनल क्यों बनाया गया है, इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अगर आप हिंदी का सही मायने में विकास चाहते हैं, तो जो भी लोग हृदय परिवर्तित होने के कारण हिंदी पढ़ रहे हैं, हमने शुरू में ही बताया कि हम उस समाज में जी रहे हैं जहां पर अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस दुनिया का सबसे तेज तर्रार विद्यार्थी माना जाता है। तो फिर कोई किस तरीके से शुरू से ही कॉम्बिनेशन बनाए, ये भी सोचने वाली बात है। तो जितनी परीक्षाएं उतने तरीके के कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बताया कि अगर आप अशासकीय इंटर कॉलेज या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हिंदी संस्कृत जरूरी है, आपका बीए में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ तक तो तमाम विद्यार्थी इस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करते थे। जो जिनके पास नहीं होता है, वो सिंगल सब्जेक्ट के आधार पर कॉम्बिनेशन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी एलटी की भर्ती आई, विज्ञापन आया, तो उसमें बताया गया कि हिंदी में आपका बीए हो, लेकिन संस्कृत में इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर वो तमाम विद्यार्थी वंचित हो जा रहे हैं जो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा सकते हैं, जिनको हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से वो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। तमाम विद्यार्थी हैं, हजारों की संख्या में इस तरीके के विद्यार्थी हैं। लगातार उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्योंकि हम इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो विद्यार्थियों के मन में चलने वाली उलझनों को हम समझते हैं। न जाने वो जो नियम बनाने वाले हैं, जो विषय समूह को तैयार करने वाले हैं, वो इस चीज को ठीक से समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें, तो हमारा जो सिलेबस होता है, जो हम 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, तो हिंदी विषय के साथ संस्कृत का भी कुछ पोर्शन होता है। जैसे संस्कृत दिग्दर्शिका हम पढ़ लेते हैं, चाहे हम इंटरमीडिएट में साइंस के विद्यार्थी हों या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हों, हमें कहीं न कहीं हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना पड़ता है। इतनी जानकारी हो जाती है कि हम हिंदी को पढ़ते हुए भी थोड़ी बहुत संस्कृत की जानकारी रखें। क्योंकि हम हिंदी के प्रोफेशन में जा रहे हैं, शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके की संस्कृत चाहिए। हाँ, तमाम विद्यार्थी बीए में इसको ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, इतनी जानकारी उनको हो जाती है कि हिंदी
पढ़ाते समय वो आराम से पढ़ा लें। कोई जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट में हो। उस समय जब हमने आप सभी से चर्चा की कि आपके सामने अगर ये रखा जाए कि हिंदी लेंगे, हिंदी के साथ संस्कृत लेंगे या फिर अंग्रेजी, तो उसमें 90% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि अंग्रेजी को प्रमुखता देंगे। जिस तरीके से आज का दौर चल रहा है, संस्कृत बहुत जिनके घर में उस तरीके के लोग बताने वाले होंगे वही लेंगे। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में अभी हम हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन रखें तो उसमें 90% विद्यार्थी अंग्रेजी की तरफ जाएंगे। कारण क्या है, आप सभी अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो यूपी बोर्ड में इतना पढ़ा दिया जाता है कि अगर आप एलटी के एग्जाम में जाएं, चाहे टीजीटी के एग्जाम में जाएं, पीजीटी के एग्जाम में जाएं, आप आराम से कर लेते हैं। हमने तो उन तमाम स्कूलों को देखा है जहां पर गैर हिंदी अध्यापक पढ़ाते हैं। उनका मेन सब्जेक्ट गणित है लेकिन वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनका मेन सब्जेक्ट अंग्रेजी है लेकिन वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी की तो दुर्गति इतनी हुई कि बिना हिंदी पढ़ने वाले भी लोग दावा ठोकते हैं या फिर पेश करते हैं कि वो हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं। तो एक विषय विशेषज्ञता होती है और एक काम चलाऊ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में यही बात रखना चाहिए कि आप हिंदी विषय के शिक्षक के तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी कॉम्बिनेशन को साथ में रखना चाहिए, न कि कोई ऐसा विषय लाकर उनको बाध्यकारी रूप में रखना चाहिए कि लोग अधिक से अधिक वंचित हो जाएं। तो यहाँ पर जो भी नियम बनाया गया है ये थोड़ा सा सवाल उठाने वाला है, इसको थोड़ा लचीला होना चाहिए। हिंदी के साथ तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। किन किन चीजों से मुकाबला कर रही है? हिंदी अपने समाज से मुकाबला कर रही है, हिंदी अपने कॉम्बिनेशन से मुकाबला कर रही है, हिंदी अपने अस्तित्व को लेकर भी वो कर रही है। भले हम लोग दावा करते हैं कि हिंदी दुनिया में दूसरे नंबर पे हो गई, तीसरे नंबर पे हो गई, वो केवल दावा भर है। ठीक है, संख्या बल हो सकता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से तमाम विद्यार्थी जो आगे पढ़ना चाहते रहेंगे या फिर पढ़ाना चाहते रहेंगे वो कहीं न कहीं इससे मायूस हुए होंगे, उदास हुए होंगे। तो कॉम्बिनेशन को लेकर जो भी नियम बना रहे हैं, जो भी आयोग में बैठे हुए एक्सपर्ट हैं, जो भविष्यकर्ता के रूप में है, उनको जरूर एक बार ध्यान रखना चाहिए। हिंदी का विकास कई बार बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि संस्कृत से हुआ है। ये बात सही है, लेकिन अगर तार्किक रूप से हम देखें तो सीधे-सीधे हिंदी का विकास संस्कृत से नहीं हुआ है। बीच में अन्य कई भारतीय भाषाएं जिनको कि आर्य भाषाओं के नाम पर जाना जाता है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं जिसमें कि हिंदी भी एक भाषा के तौर पर है। बाद में जब आगे चलकर हिंदी उर्दू का विवाद हुआ तो वो तमाम लोग आए जो कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बात कर रहे थे। हिंदी भी आमतौर पर जैसे हम व्यवहारिक रूप में आज चर्चा करते हैं तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम कम करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। कि हम एक फिल्म वॉच कर रहे थे, हम मतलब उदाहरण में आप देखेंगे कि अगर हम 10 शब्द बोलते हैं तो उसमें 5 अंग्रेजी के ही रहते हैं। एक तो व्यावहारिक रूप में जिसको कि कई विद्वानों ने कहा कि ये इंग्लिश है। ठीक है, तो आज हम हिंदी अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी को हम हिंदी भी बोलते हैं कि ये हमारी हिंदी। हिंदी का रूप बदल रहा है। तो संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात एक जमाने में कही की जा रही थी जिसमें राजा लक्ष्मण इत्यादि का नाम आपने पढ़ा भी होगा। तो कैसे धीरे धीरे आम बोलचाल की हिंदी धीरे धीरे वो संस्कृत निष्ठ होने लगी। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं बीए में तो साथ में हमारा हिंदी व्याकरण और संस्कृत की सामान्य जानकारी होती है। अक्सर विद्यार्थी जब बीए करते हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कोई अनचाहे में या फिर अनजाने में हिंदी जो एकदम से प्योर आर्ट्स का विद्यार्थी रहा, क्योंकि मैं बीए और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तो ज्यादातर हमारे जो बीए में विद्यार्थी आते हैं उसमें 90% विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं? किसी के कहने से पढ़ रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं, या फिर आपने अपने रिलेशन में कहीं देखा तो आपको लगा कि नहीं फला हिंदी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। तो अलग अलग तरीके के उत्तर आते हैं। कुछ बोलते हैं कि फला विषय नहीं मिल रहा था तो इस विषय को ले लिया। कुछ का कहना है कि मैं मजबूरी में पढ़ रहा हूँ। कुछ हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना एक तरीके से कहा जा सकता है कि ठीक है, आगे वो हिंदी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हिंदी को आपको थोड़ा सा लचीला बनाना पड़ेगा, इसके कॉम्बिनेशन को, तभी इसके तरफ लोग जाएंगे। वरना शुरू से ही कोई कॉम्बिनेशन बना के चले कि हमें एकदम यूपी शिक्षक भर्ती ही देना है, तब वो हिंदी पढ़े।
ठीक है। आज आपने अखबारों में, बहुत सारे अखबारों में पढ़ा होगा, जब भी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है, लाखों लाखों विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहे हैं। लेकिन जब भी 14 सितंबर आएगा तो बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी कि हिंदी का विकास हो गया, हिंदी यहाँ पहुंच गई, हिंदी वहां पहुंच गई। सही मायने में देखा जाए तो यही टीचिंग भर्तियां ही हिंदी को बचा के रखी हैं। जिस दिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, उलझाऊ हो जाएंगी, तो एज ए चिंतक, या फिर आप समझ सकते हैं शिक्षक के रूप में, मुझे लग रहा है कि हिंदी के तरफ रुझान लोगों का थोड़ा सा कम होगा। इसलिए जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, हिंदी पर फोकस किया जाए। हाँ, देख लिया जाए कि जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा में जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिसका कॉम्बिनेशन हिंदी और संस्कृत रहेगा वही बहुत बेहतर कर लेगा। बिना संस्कृत कॉम्बिनेशन का भी अच्छे से हिंदी के एग्जाम को निकाला जा सकता है, बेहतरीन नंबर से निकाला जा सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप परीक्षा दीजिए। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, सन 2009 और इसके पहले की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एग्जाम फॉर्म भरिए, उस फॉर्म को निकालिए, आप पढ़िए। कोई वहां पर कॉम्बिनेशन इत्यादि का नहीं है, बस आपके नॉलेज की बात है। हो सकता है कि जो शुरुआत से हिंदी पढ़ रहा हो उसको हिंदी की ठीक से जानकारी न हो, लेकिन आप जब एग्जाम करवा रहे हैं तो एग्जाम के आधार पर चयन कीजिए, न कि कॉम्बिनेशन के नाम पे तमाम विद्यार्थियों को वंचित कर दीजिए। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास को लेकर बातचीत की गई है कि किस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसका विकास किया जाएगा। तो तमाम परीक्षाएं हो रही हैं और उन जगहों पर हिंदी कॉम्बिनेशन की मार नहीं झेल रही है, लेकिन यूपी में जिस तरीके से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के नाम पे, हजारों विद्यार्थियों को वंचित किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में ठीक नहीं है। और 14 सितंबर को हम लगातार मंचों पर बात करते रहेंगे, और 14 सितंबर को तो हम काफी सावधान रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो सोसाइटी है वो हिंदी पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के पीछे लगी रहती है, दौड़ा दौड़ा कर बोलती है कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी किसी पढ़ने और पढ़ाने वालों की मतलब बपौती नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी की है। लेकिन इसी से पता चल जाता है कि भूगोल पढ़ने वाला ये नहीं मानता है कि वो हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं मानता है कि वो हिंदी पढ़ता है, इतिहास पढ़ने वाला नहीं मानता है कि वो हिंदी पढ़ता है। उसको लगता है कि आज हिंदी दिवस जो है वो हिंदी वालों के लिए है। कितना मतलब ये सोचने वाली बात है। जब तक आप हिंदी को अपना सब कुछ नहीं मानेंगे तब तक इसका विकास नहीं होगा। कॉम्बिनेशन के कारण हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए हमारे मन में आया कि क्यों ना आप सभी के सामने कुछ बातों को रखा जाए, और ये बातें उन नियम करता या फिर नियम बनाने वाले जो भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट लोग कैसे बनते हैं आप अच्छे से जानते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचे, वो भी सोचें। ऐसा नहीं है कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं या फिर किसी पे सवाल उठा रहे हैं। हम एक समूह की बात कर रहे हैं, एक भाषा, एक साहित्य की बात कर रहे हैं कि आपको अगर इसका सही मायने में विकास करना है तो इसको सरल ढंग से बनाना पड़ेगा, इसको किसी कॉम्बिनेशन में उलझाकर नहीं रखना पड़ेगा। हमने विज्ञापन में अनेक विषयों को देखा, और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा गया है। वही संस्कृत, उसके लिए ये नहीं कहा गया कि आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। उस संस्कृत के लिए सीधे सीधे कहा गया है कि आपका बीए में होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, आराम से आप संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन हिंदी के साथ इस तरीके का क्यों? कहीं ये हिंदी पढ़ने वालों के साथ षड्यंत्र तो नहीं है? इस चीज को समझना पड़ेगा और इसके हिसाब से नियम बनाने पड़ेंगे आगे के, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं वो मानसिक तौर से परेशान न हो। नहीं तो फिर आपको बचपन से ही आपके अंदर ये हो कि आपको हिंदी शिक्षक बनना है और यूपी में ही रहना है, तो हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक चौराहे आते हैं, हम अलग अलग समय पे निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। खासतौर से हिंदी जैसे विषय को मैंने बताया कि ये कितनी चुनौतियों से गुजरती है, तो उसमें से आप कॉम्बिनेशन को एक चुनौती न बनाएं, हमारा यही आग्रह है। तो उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये बात जो हम आप सभी से साझा कर रहे हैं वो सही भी हो जाए कि अब आप बीए में हिंदी अच्छे से पढ़े हों, एमए हिंदी से अच्छे से पढ़े हों, आप शिक्षक बन सकते हैं। हिंदी को अगर किसी ने बचाया है तो यही शिक्षक भर्तियों ने ही बचाया हुआ है। फिर विद्यार्थियों, आज का ये विचार आप सभी को कैसा लगा? क्योंकि हम एकेडमिक व्यक्तित्व के रूप में है, हमने हिंदी के विकास को लेकर बड़े बड़े आलोचकों के भाषणों को सुना है, जिसमें नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल,
केदारनाथ सिंह, तमाम बड़े बड़े जो भी आलोचक रहे। दिल्ली में रहने का एक फायदा रहा कि तमाम बड़े बड़े आलोचकों को सुनने का मौका मिला। बहुतों ने तो हिंदी दिवस मनाने का ही विरोध किया। ये हिंदी दिवस नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे कुछ और मनाना चाहिए। कमजोर लोगों का दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हरिशंकर परसाई ने कहा। तो हिंदी कॉम्बिनेशन को लेकर और जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, तो ये अगस्त का महीना है। आने वाले महीने में आप देखेंगे चारों तरफ पखवाड़ा मनाया जाएगा। वो विद्यार्थी जो कॉम्बिनेशन की मार झेल कर इस एलटी ग्रेड परीक्षा से बाहर हो रहे हैं, वो किस मनोदशा से हिंदी दिवस मनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये कॉम्बिनेशन बाध्यकारी नहीं होगा, बल्कि साध्यकारी होगा, आपके लिए सहूलियत भरा होगा। इस वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।